एक बार हम सारा का सारा इस फिजिक्स के मैराथन में आपके कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे, और उससे आसपास के जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सब आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन सब्जेक्ट फिजिक्स के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर, आप जानते हैं इस टर्म को, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि जो इंटरनेट केबल्स के लिए भी यूज किया जाता है, वो उस टेक्नोलॉजी को किस प्रिंसिपल के ऊपर फिजिक्स के माना जाता है, मतलब किस प्रिंसिपल को वो फॉलो करते हुए उसकी वर्किंग को देखा जा सकता है, किसकी, ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, अगर नहीं पता तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब एक ऐसी केबल होती है जिसमें आपका जो इंटरनेट सिग्नल या कोई भी लाइट सिग्नल जो है वो वेस्ट नहीं होता, मतलब कि नो वेस्टेज के साथ वो कॉन्टिन्यूसली वायर के अंदर क्या करता रहेगा, ट्रैवर्स करता रहेगा, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। ठीक है, होता क्या है देखो, इसमें होता है एक कोर, ये मैं बहुत बड़ी वायर बना रही हूं पर बस आपको समझाने के लिए, कोर, फिर इसके ऊपर होती है क्लैडिंग, और फिर इसके ऊपर होती है इंसुलेटेड जैकेट। हर वायर के ऊपर इंसुलेटेड जैकेट होती है कि नहीं, है ना। तो ये तो है हमारा कोर, और ये इसी के जस्ट इमीडिएट बाद वो क्या है, क्लैडिंग। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका प्रिंसिपल किस पे बेस है। इसका प्रिंसिपल इन्होंने 4 ऑप्शन दिया आपको, कह रहे हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल पहला, बी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन 4 में से आपको पूछा जा रहा है कि ये ऑप्टिकल फाइबर नाम की जो टेक्नोलॉजी है ऑप्टिक फाइबर की, वो किस पे बेस्ड है, कैसा प्रिंसिपल होता है। देखो ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 2 आपके पास कुछ परतें, या आप ये कह सकते हो उसके 2 लेवल्स है, कोर, क्लैडिंग और इंसुलेटेड जैकेट। अब देखो, एक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को पता होगा, ऑप्टिक्स में आपने पढ़ा होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल कोर का और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग का। ठीक है, तो देखो, जब भी कोई भी लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई भी रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, पहला। दूसरी कंडीशन कि वो ऐसे एंगल पे जा रही है जो कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है मैम, अभी बताते हैं। देखो, क्रिटिकल एंगल, ये मान लिया हमारा कोई आपके पास ट्रांजिशन है। ठीक है, ट्रांजिशन है, यहाँ पे है डेंसर मीडियम और यहाँ पे क्या है, रेयरर मीडियम। और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जब भी कोई लाइट जा रही होती है तो आपको पता है कि वो अवे मूव करती है। तो एक ऐसा एंगल, मान लो मैंने इसे और आगे कर दिया, तो एक ऐसा एंगल जिस एंगल पे ये लाइट ऐसे चली जाए, कैसे, 90 डिग्री पे, तब उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। अब कहोगे इससे ज्यादा हो गया तो, हाँ बिल्कुल इससे ज्यादा हो गया तभी हमारी प्रिंसिपल आ रहा है। देखो, इससे हल्का सा भी ज्यादा हुआ तो आप क्या कहोगे, ये कहां चली जाएगी, वापस उसी मीडियम में चली जाएगी ना। तो 2 कंडीशन होती है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही हो, या उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है। और ये कौन से फिनोमिना को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ऑप्टिकल फाइबर। तो मैं कोर और क्लैडिंग की बात क्यों कर रही थी, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, ज्यादा, और रेयरर मीडियम का कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कम। तो आपको कहां जाना है, मान लो मेरा लाइट सिग्नल आया, इधर जाके उसने स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद ये मीडियम कैसा होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए डेंसर, ऊपर वाला होना चाहिए रेयरर, ताकि ये वापिस इसमें आ जाए, फिर दोबारा वापिस इसमें आ जाए। तो ये TIR के थ्रू बार बार लाइट रे चलती रहती है इसके अंदर। ठीक है, तो एक तो ये 2 कंडीशन होगी TIR की, और एक इसका जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, वो हमारे पास ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल्स। क्रिटिकल एंगल कौन सा है, जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। इतनी बात समझ में आई।
तो हमारा प्रिंसिपल है ऑप्टिकल फाइबर के लिए TIR। TIR की दो कंडीशन कौन कौन सी होती है कि लाइट सिग्नल को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिसका घनत्व जो है लाइट के लिए ज्यादा है, उससे वो उस मीडियम में जाएगी जिसका लाइट के लिए वो मीडियम कैसा है, जिसका घनत्व कम है। ठीक है, और एंगल कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा वो अंदर उसके ऊपर वापस से उसी मीडियम में आ जाएगी, और ऐसे करते 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 लाइट सिग्नल कभी भी आपका वेस्ट नहीं होता। तो ये आपको ऑप्टिकल फाइबर की टेक्नोलॉजी होती है। आपने ये उधर भी देखा होगा, जो होते हैं ना रोड्स पे, जो रोड साइड पे कई आपने जन्माष्टमी वगैरह पे वो लगा के बैठे होते हैं, तो ऐसे वो रथ सा ऐसे पाइप सा होता है, इसमें से लाइट जा रही होती है ना, आपको दिखाई देता है प्लास्टिक में से लाइट जा रही होती है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ऐसे उसमें भी कुछ इसी टाइप का फिनोमेना यूज होता है। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दो स्टेटमेंट है, किसके रिगार्डिंग, सोलेनॉइड के रिगार्डिंग। क्या आप लोग जानते हैं सोलेनॉइड कौन होती है? ये होती है एक बहुत सारी टर्न्स की हेलिकल, मैम की तो हेलिकल्स थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर सारे के सारे जो ये टर्न्स हैं सबका सेम रेडियाई होता है, और ये लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लंबी सोलेनॉइड की तरह ट्रीट करी जाती है, इसे सोलेनॉइड बोलते हैं। एक ऐसी लॉन्ग टर्न्स की वायर के टर्न्स जिसके अंदर से करंट अगर फ्लो करेगा तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगी, इसे हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको किसी करंट से, बैटरी की हेल्प से यहाँ पे क्या करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे, और करंट को फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट आपको बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द सोलेनॉइड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इसकी प्रोड्यूस होने वाली है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या कर रही है, या डिपेंड कर रही है किस पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे। किसके नंबर ऑफ टर्न्स पे, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो ये है। सेकंड कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग इन द वायर ऑफ द सोलेनॉइड। अब कह रहे हैं जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा या कम फ्लो होगा तो उस पर भी डिपेंड करेगी, कौन, मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड नहीं लिखा इन्होंने, पर लिख देते हैं, डिपेंड अपॉन द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, यानी कि उसके डायमीटर पे भी फर्क पड़ता है, मतलब डिपेंड करेगी। आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए या एक से ज्यादा सही होनी चाहिए? क्या तीनों सही हैं? क्या पहली और लास्ट सही है, या दूसरी तीसरी सही है, या पहली और दूसरी सही है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कहूंगी आपको हल्का फुल्का फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि आपको लग रहा है कि इसमें फॉर्मूला क्यों यूज करना है मैम, पर फॉर्मूले के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, डेरिवेशन तो चलो हमारे किसी काम की नहीं है, पर अगर फॉर्मूला पता है तो आप बता पाओगे कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो, जब भी सोलेनॉइड, जो लॉन्ग सोलेनॉइड होती है, उसका फॉर्मूला क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, म्यू नॉट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एन आई। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, यानी कि आपको इससे पता चल रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एन, एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। ठीक है, और आई से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पर क्या आपको इसमें कहीं पे भी एरिया दिखाई दे रहा है, या डायमीटर दिखाई दे रहा है, रेडियस दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, राइट। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और कैसे करेक्ट है, अगर ये डिपेंडेंस है भी तो कैसी है, डायरेक्टली है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड अपॉन द करंट फ्लोइंग इन द वायर। अब करंट पे भी कैसे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली है। मोर द करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी कि करंट की वैल्यू मान लो पहले 2 एम्पियर थी, अब 4 एम्पियर आ गई, तो 4 एम्पियर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर क्या डायमीटर से कोई रिलेशन आ रहा है? नहीं। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर इसका क्या आने वाला है, 1 and 2
ओनली, सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करेगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, एक ऐसे भी स्टेटमेंट पूछी जाती है कि ये जो सोलेनॉइड है ना, ये कैसे बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। कैसे बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जब इसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो इसका एक पोल जो होता है वो नॉर्थ की तरह एक्ट करता है और एक पोल साउथ की तरफ एक्ट करता है। और वो कैसे पता चलता है, वो आपके करंट के फ्लोइंग के डायरेक्शन से। अगर ऐसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, तो एक पोल बन जाएगा साउथ और एक बन जाएगा नॉर्थ। अच्छा, आप लोगों को याद है कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम बात करते हैं बार मैग्नेट से, तो उसकी फील्ड लाइंस जो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो कहां से कहां जाती है, कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा मैम, आप बिना नॉर्थ टू साउथ कहां से जाती है, आपकी बाहर से, नॉर्थ टू साउथ, और साउथ टू नॉर्थ अंदर से। ये पूरी की पूरी क्लोज लूप बनती है, ठीक है। करंट में भले ही ना बने, इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरी लूप्स नहीं बनती हैं, पर इसमें पूरी कंप्लीट क्लोज लूप बनती है, ठीक है। और इसी तरह आपकी जो सोलेनॉइड होती है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ बार मैग्नेट। तो बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। और अंदर कैसी फील्ड होती है, अंदर फील्ड होती है यूनिफॉर्म। और बाहर, बाहर जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे डिस्टेंस से, वैसे वैसे इसकी फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। हाँ, पोल्स पे होगी, पोल्स पे क्योंकि बहुत क्राउडेडनेस आती है फील्ड लाइंस की, तो उस पे आपकी ज्यादा होगी। इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पास्ट ईयर में आपके पास सोलेनॉइड जो है वो पूछा गया है, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स क्या क्या होती है, इसके ऐसे यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है, आपने ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये पूछ रहे हैं कि टू मेटालिक वायर ए एंड बी, चलो दो मेटालिक वायर बना देते हैं, हमारी दो मेटालिक वायर, एक है ए और एक है बी, दोनों की दोनों कॉपर से मिलके बने हुई है, ओके। द रेडियस ऑफ वायर ए, इसका रेडियस है आर और इसकी लेंथ है एल। दूसरे और वोल्टेज इसके अक्रॉस क्या लगाई गई है, वोल्टेज इसके अक्रॉस लगाई गई है वी, ओके। कॉजिंग पावर डिसिपेशन पी, और पावर कितनी डिसिपेट हो रही है इसकी वजह से, पी, कैपिटल पी, ठीक है। अगली वायर के बारे में बात करते हैं। अगले का रेडियस कितना है, 2r है, लेंथ कितनी है, 2l है, और वोल्टेज कितनी है, फिर से सेम टू सेम है। पावर डिसिपेशन कितनी है, P1 है। तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन P एंड P1। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, तो आप थोड़ा सा टाइम लगाइए और जल्दी से इसे करके देखिए कि कौन सा रिलेशन है। क्या पुराने वाली पावर जो है वो ट्वाइस है नए वाले पावर की, या पुराने वाली जो पावर है वो हाफ आएगी नए वाले पावर की, या P यानी कि पुराने वाली पावर 4 टाइम्स है नए वाली पावर की, या लास्ट कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। इसके लिए आपको इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पता होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो हम अभी करने वाले हैं, पर एक बार आप ट्राई करके देखिए कि कौन से वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। आपने वहां पे पेपर में, एग्जाम में करना है, और आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ पे भले ही हम कॉन्सेप्ट के थ्रू और क्वेश्चन भी साइड बाय साइड देख रहे हैं, पर आपको इस क्वेश्चन के अलावा और ये क्वेश्चन दोनों के मेथड हमेशा से, मतलब एकदम से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। करके देखे, चलिए पावर के देखिए कितने फॉर्मूले होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, हम फॉर्मूले पढ़ते हैं। एक होता है V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट, और एक होता है आपके पास, ओम्स लॉ से ही करते हैं सारे, एक आता है I स्क्वायर R। जब आपको करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पूछा हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। अगला लास्ट V स्क्वायर बाय R। कई क्वेश्चंस में ऐसा भी होता है कि आपको सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन दे रखा होता है, किसका, वायर्स का या रेजिस्टेंस का। तो देखो आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो जब भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का, तो उसमें क्या सेम रहता है, करंट या वोल्टेज, क्या लगता है क्या सेम रहता है,
तो सीरीज में तो करंट सेम रहते हैं, है ना, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें कौन सेम रहता है, वोल्टेज। तो यूजुअली जब ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं ना, अभी तो इन्होंने बोल नहीं रखा, अलग अलग वायर्स दे रखी है, पर ये ज्यादातर किस में लगता है, पैरेलल में, क्योंकि आप तब क्या देखते हो कि रेजिस्टेंस अलग अलग आप निकाल पाओगे या कॉम्बिनेशन का या कैसे भी, और V जो होता है वो क्या रहता है, सेम। ऐसे ये ज्यादातर सीरीज में लगता है। और इसके अलावा जैसे मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, इन्होंने किसकी बात करी है, पावर की, और किसकी करी है, वोल्टेज की, और किसकी करी है, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की करी है क्या, अरे करी है, देखो कैसे, इसकी लेंथ के बारे में बोला है, इसकी रेडियस के बारे में बोला है। क्या आपको कोई पैरामीटर ऐसा पता है जो इसकी लेंथ या इसकी डायमेंशंस पे अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से, बिल्कुल होती है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या आता है, रो आता है, यानी कि रेजिस्टिविटी आती है। तो देखो ये फॉर्मूला बना, पर हमें तो भाई रेडियस को चेंज करते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आता है, क्रॉस सेक्शन मतलब वायर का वो वाला हिस्सा जहां से करंट आ रहा होता है, और वो क्या होता है, वो सर्कुलर होता है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा करेक्ट होना चाहिए। अगर ये बातें हैं तो हमें पता चल गया। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे V स्क्वायर बाय R और V स्क्वायर बाय R1। इतनी बात क्लियर है। V से V कैंसिल, तो क्या बना, ये बना R1 बाय R, राइट। अच्छा, क्योंकि ये मटेरियल कॉपर का ही है दोनों वायर का, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो रेजिस्टिविटी सेम लिख देते हैं, रो L बाय R1 का फॉर्मूला लिख रहे हैं, रो L बाय पाई R स्क्वायर, क्योंकि मेरी लेंथ क्या है, L, और रेडियस क्या है, R, तो रो L बाय पाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत, राइट, ऐसे लिखेंगे। अब अच्छा, ये तो R1 था ना मैम, R1 का लिखना था। R1 के लिए हम क्या करेंगे, R1 के लिए रेडियस लेंगे 2R, कोई बात नहीं, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और लेंथ कितनी लेंगे, 2L, ठीक है, ओके। इसको 2 इधर से कर देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे, एक 2 इधर है और एक 2 इधर है, ठीक है। चलिए, और अगला लिखते हैं R। R वाला बिल्कुल ऐसा आएगा, रो L बाय R स्क्वायर। अब देखो, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, बचा क्या, अभी देखते हैं क्या बचा। ये देखो आपके पास क्या बचा, आपके पास ऊपर तो रह गया एक 2, नीचे अच्छा पाई भी था, पाई भी कैंसिल कर देते। ये क्या बचा, 4R स्क्वायर, और ऊपर क्या बचा, खाली R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना आ गया आपके पास आंसर, 1/2, है ना। ये क्या, यही बचेगा। R1 की वैल्यू क्या लिखी थी, रो 2L बाय पाई 4R स्क्वायर। R की क्या लिखी, रो L बाय पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 बचेगा। L से L कैंसिल, रो से रो कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 4, इसको कैंसिल करो तो आंसर क्या आया, हाफ। और यहां P बाय P1, तो आंसर आ जाएगा P इज इक्वल्स टू P1/2, ये, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा घिचड़ पिचड़ हो गया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। R1 क्या है, रो, इसका लेंथ कितना था, 2L, इसका रेडियस कितना था, 2R का होल स्क्वायर, और पाई मतलब पाई लगाना भूल गया मैम, आप लगा दो, और रो L पाई R स्क्वायर। तो देखो भाई, इसको अगर स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर R स्क्वायर, और ये 4R, है ना। तो देखो, पाई से पाई कैंसिल, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, और 2 से 4 काटा तो हाफ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया है, और उसको हमने फटाफट से ये देख लिया है, गलती मत करना ऊपर नीचे ले जाने में, और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who among the following has explained the phenomena of photoelectric effect? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फिनोमिना है, इनमें से किस साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक्सप्लेन करा था? फर्स्ट मैक्स प्लैंक, सेकंड एल्बर्ट आइंस्टीन,
थर्ड नील बोर, फोर्थ अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या लगता है आपको किसने दिया था? देखो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनमें से जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, कौन सी इक्वेशन चलेगी उसे समझने के लिए, ये हमें बताया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपके पास था भी आइंस्टीन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थी ना, याद है 12th स्टैंडर्ड में? तो इसका आंसर हमारे पास क्या आने वाला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को किसने एक्सप्लेन करा था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने। फाइन, अब होता क्या है मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी बताते हैं। देखो मान लो कोई मेटल सरफेस ले लिया आपने, ये मेटल सरफेस ले लिया आपने, इसके अंदर कौन रहता है? बहुत सारी चीजें रहते हैं, पर जो मूवेबल हैं, मेटल्स में जो मूव कर सकते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं? तो अभी हम मान के चल रहे हैं इसके अंदर कौन रह रहे हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पक्का हैं। अब क्या करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कुछ ना कुछ फोटो है तो लाइट तो होगी, है ना? तो अगर कोई लाइट इंसिडेंट होए मेटल सरफेस पे और उस लाइट की इतनी एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को रिहा करने के लिए काफी है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे? बाहर की तरफ आ जाएंगे। हो सकता है ये एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो ये निकल के मूव भी करने लग जाए, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी आ जाए, ठीक है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहते हैं कि जब भी लाइट एक एप्रोप्रिएट या फिर एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की इस पे फॉल होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होंगे और हो सकता है कि इन इलेक्ट्रॉन को कुछ काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाए, ठीक है? तो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इंसिडेंटिंग अ लाइट हु हैज मोर देन एनर्जी, मतलब एनर्जी उसकी क्या है? थ्रेशहोल्ड एनर्जी से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इसको देखो ऐसे एनर्जी होती है ये एच न्यू, इसकी एनर्जी क्या होती है? एच न्यू नॉट थ्रेशहोल्ड एनर्जी। कहते हैं भाई इतनी एनर्जी दोगे तभी मैं निकलूंगा, नहीं तो मैं नहीं निकलूंगा, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे आ जाता है, एच न्यू इज इक्वल्स टू, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जितनी भी आएगी वो कब आएगी? एच न्यू में से एच न्यू नॉट, जिसे आप वर्क फंक्शन के नाम से भी जानते हो, कि इतनी एनर्जी मुझे दो, उसके बाद बेशक से आपके इलेक्ट्रॉन को ही मैं एनर्जी दे दूंगा निकलने के लिए, ठीक है? चलिए, ये आइंस्टीन इक्वेशन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर इज, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके पीछे बेसिक साइंटिफिक कौन सा प्रिंसिपल होता है? ठीक है, देखिए, फर्स्ट न्यूक्लियर फ्यूजन, सेकंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, थर्ड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन या कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अच्छा, पहले तो हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजन न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। देखिए, न्यूक्लियर फिजन आपको नाम से भी पता चल रहा है, कई स्टूडेंट मैम इतना तो अब पता चल ही गया है, हाँ नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फिजन टूटना, फ्यूजन जुड़ना, डांस फॉर्म भी आती है ना, फ्यूजन डांस फॉर्म। ओके, तो फिजन में क्या होता है? फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई जो कि बाइंडिंग एनर्जी जिसकी जो है वो कम है, तो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी अटेन करने के लिए क्या करती है? टूट जाती है। किसमें? लाइटर न्यूक्लियाई में, टू लाइटर न्यूक्लियाई में, और इसी के साथ निकलते हैं न्यूट्रॉन्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, टूटना। और फ्यूजन कैसे होती है? फ्यूजन दो छोटी छोटी न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, ये भी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी अटेन करने के लिए कहां जाते हैं? एक ऐसे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने जिसकी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ज्यादा है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे? दो लाइटर न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एक हैवियर न्यूक्लियाई, जैसे हाइड्रोजन वाली न्यूक्लियाई ले ली और वो किस में कन्वर्ट होगी? हीलियम वाले में, ऐसे करके, ठीक है? ये फ्यूजन और फिजन। अब देखो, इन दोनों प्रोसेसेस से आप न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो, ठीक है? अब हार्नेस कर सकते हो तो दो कामों में कर सकते हो, एक डिस्ट्रक्शन, एक उसका एप्रोप्रिएट यूजफुल यूज। यानी कि ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हो, मैनकाइंड के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, अच्छे पर्पस के लिए कर रहे हो, ठीक है? तो ऐसे ही हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी बना के देता है। और वो प्रोसेस क्या होगी फिर? फिजन होगी या फ्यूजन होगी? तो वो प्रोसेस होती है फिजन, ठीक है?
यूरेनियम करते हैं ना, यूरेनियम से आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। हम बाहर से इंपोर्ट भी करवाते हैं अपने यहाँ पे इंडिया में, जिससे इलेक्ट्रिसिटी छोटे से अमाउंट से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, ठीक है। पर अब मैंने आपको क्या कहा है, इसके अंदर कौन निकलते हैं, न्यूट्रॉन, और इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी तो निकलती है ना भाई, फिजन है, प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, दोनों में एनर्जी निकलती है। किसमें ज्यादा निकलती है, फ्यूजन में। सन के ऊपर वो येलो कलर का सन सारा दिन जलता रहता है, उसके अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की। पर फिजन और फ्यूजन में फिर भी हम फिजन यूज करते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल की जा सकती है, और कंट्रोल करी जा सकती है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी बनाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर आएगा कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, जिसमें हैवी न्यूक्लियाई दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, फ्यूजन हम कंट्रोल नहीं कर पाते, पर फ्यूजन को एनर्जी भले ही ज्यादा निकलती हो, जब इसको करवानी होती है ना प्रोसेस को, तब भी हमें बहुत सारा टेम्परेचर देना पड़ता है, थाउजेंड्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये हम अभी करके आए हैं इस टाइप का, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको ये खुद ट्राई करना है, एक बार ट्राई करो। क्या कह रहे हैं देखो, लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर, फिर से एक कॉपर वायर लिया है जिसका रेडियस कितना है r, जिसकी लेंथ कितनी है l। अगला, इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, दोबारा कॉपर वायर है, उसका रेडियस कितना है 2r, उसकी लेंथ कितनी है l/2। तो बताओ नया रेजिस्टेंस क्या होगा पुराने रेजिस्टेंस की फॉर्म में, जल्दी से इसे कम करके बताओ। जल्दी 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 देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, r 2r r/4 या r/8। जब तक मैं सोल्व कर रही हूं आपका पहले ही सोल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए अगर उन्होंने कॉपर और ऊपर वाले भी कॉपर वायर, भाई ध्यान रखना रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मटेरियल मतलब कि आपके वायर कॉपर की बनी है, आपकी वायर सिल्वर की बनी है, आपकी वायर गोल्ड की बनी है, इस पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। और अगर मैं कंडक्टर की लेंथ को छेड़खानी करूं या एरिया को छेड़खानी करूं, तब क्या होगा, तब रेजिस्टेंस इफेक्ट होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है और रेजिस्टिविटी मटेरियल की। रेजिस्टिविटी को लेंथ और एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी आए कि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों वायर की सेम, क्योंकि कॉपर कॉपर से ही बन के मिलके बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट की बात करते हैं जिसका रेडियस r है, इसको हम लिखेंगे रो, l एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है पाई r स्क्वायर। ओके, दूसरा रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को r डैश ले लेते हैं और इसकी भी रेजिस्टिविटी सेम है मैम, वायर l/2 है, रेडियस पाई r की वैल्यू है 2r, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4r स्क्वायर। क्लियर है? ओके, रो से रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ये तो सबसे फेवरेट पार्ट है ना, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो देखिए ऊपर बचा 1/1, नीचे बचा 1/8, है ना, यही बचा। तो देखिए क्या आ जाएगा, r/r डैश और ये बन जाएगा 8/1, है ना। तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई, r डैश की वैल्यू आ गई r/8। आंसर आ गया हमारे पास r/8। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया हो। हमारा आंसर आ चुका है और आपका बिल्कुल मैच करना चाहिए। हमारी तैयारी में सिर्फ 1 हफ्ता और रह गया और इस 1 हफ्ते के बाद आपकी तैयारी दिखाई देगी पेपर्स में, जितना भी आपने अपने ऊपर टाइम लगाया है, एफर्ट्स लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, नाउ यू कैन सी। देखिए, which of the following physical quantities do not have any unit of measurement? तो कह रहे कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी कोई भी यूनिट नहीं है। पहला है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। क्या इसकी यूनिट है मैम? कांस्टेंट है तो नहीं होगी, ऐसे अभी देखते हैं कैसा है। अगला सेकंड है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट है
या नहीं? इतने आप लोग अपने माइंड में सोचिए कि क्या क्या इसका फॉर्मूला पढ़ा है आपने, कौन सी ऐसी यूनिट आएगी नहीं जिसमें, और किस किस की यूनिट क्या क्या है। लास्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट आ गया एक। ओके, तो 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कौन सी वाली टीम में जाना चाहेंगे आप, ब्लू, रेड, पिंक या ग्रीन। ऐसे नहीं जो कलर फेवरेट है उसमें चले जाना है, सबके बारे में पता होगा तो करना है। नेगेटिव मार्किंग है भाई, ऐसे वेस्ट नहीं करना अपना अटेम्प्ट, ठीक है, क्वेश्चंस का। ओके, फर्स्ट यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझे कौन से फॉर्मूले से हमने पढ़ा था? वो छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन की पढ़ी थी, और उसमें हमने कहा था कि जो फोर्स है ना अट्रैक्शन, वो या तो मास के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है या डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा पढ़ा है आपने? पढ़ा है ना? और इसी का ही कांस्टेंट क्या आता है? यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो यूनिवर्स में सारी जगह क्या है? कांस्टेंट है ना? ओके, इसकी यूनिट आ रही है, ऑफ कोर्स आ रही है, देखो एफ डी स्क्वायर m1 m2, ये पास्ट ईयर में आपसे पूछा भी गया है एनडीए में, पर उसमें डायमेंशन पूछी थी। यूनिट क्या बनेगी? यूनिट भी देख लेते हैं, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है आपकी एसआई यूनिट, किसकी? जी की। तो यूनिट है कि नहीं? पक्का है। अगली स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपने सुना है, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक और नाम है, उससे आपको पक्का याद आएगा, रिलेटिव डेंसिटी सुनिए, वही है ये, सिनोनिम है उसका। रिलेटिव डेंसिटी कैसे लिखते हैं? नाम में ही काम है इसका। रिलेटिव डेंसिटी होती है ऊपर डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे आपकी वाटर की डेंसिटी क्या होती है भाई? सबसे कम या सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा, ध्यान रखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी वाटर की क्या होती है? सबसे ज्यादा। एनॉमलस बिहेवियर पे भी आपके पास पास्ट ईयर में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एनॉमलस या अबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ शो करता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। उसके कम टेम्परेचर में भी और ज्यादा टेम्परेचर में भी, दोनों में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और वॉल्यूम का उल्टा, वॉल्यूम में 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की वॉल्यूम मिनिमम, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आंसर यही आएगा, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट तो नहीं आएगी ना डायमेंशन आएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? रेड टीम, रेड टीम जीत गई। अगले बारे में भी देख लेते हैं, पिंक वालों के बारे में भी देख लेते हैं। पिंक क्या होता है भाई? टेंशन। टेंशन एक टाइप की फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाती है? न्यूटन। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट से भी आप मिले होंगे, ये H आता था हमारे पास, एनर्जी लिखते थे हम मॉडर्न फिजिक्स में, H न्यू। एनर्जी क्या होती है यूनिट? जूल। न्यू की क्या होती है भाई? न्यू की होती है सेकेंड इनवर्स, तो H की यूनिट कितनी होगी? जूल सेकेंड। अंडरस्टूड? तो हमने सारे देख लिए, जिसमें से स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जिसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको पता है कौन कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती? मैं बताती हूँ आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी नहीं होती यूनिट, और ऐसे जितने भी ऊपर भी आपके पास वही सेम यूनिट आए, जैसे और भी है, स्ट्रेन आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेन ऊपर भी वही डायमेंशन आती है, नीचे भी वही डायमेंशन आती है, इसकी भी यूनिट नहीं होती है। ये स्लैश का मतलब ये नहीं है दोनों सेम है, अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों की भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की कितनी है? 50 सेंटीमीटर, फाइन। मैग्निफिकेशन कितनी है? मैग्निफिकेशन है 25 टेलीस्कोप की। तो कह रहे हैं कि आप फोकल लेंथ ऑफ किसकी? आईपीस की बता सकते हैं, आईपीस की फोकल लेंथ आप बता सकते हैं, यानी कि एफई की वैल्यू बता सकते हैं। बताइए, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो इसमें से क्या आएगा? मैम आएगा तो तीनों को रिलेट करके यही बोल रखा है ना, तीनों को। और देखो अगर आपको थोड़ी हेल्प मिले, मैंने हिंट भी दे रखा है, किसकी फोकल लेंथ ज्यादा, किसकी फोकल लेंथ कम दिख रही है?
टेलीस्कोप को ध्यान कैसे रखना है आपने, स्ट्रक्चरली आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे भी मतलब दूरबीन ऐसे करके कुछ है ना देखते हैं। तो ये तो होता है हमारा आई पीस, जहां से हमारी आईज देख रही होती है, ऐसा लग रहा है हमें देख रही है ना, कोई बात नहीं, ये इधर ही देख रही है, ओए इधर देखना हमने। तो ये आपका आई पीस, और जिससे देख रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव, है ना। फटाफट से आंसर बताओ। अब आपको आंसर पता लग जाना चाहिए। ये आपको मैंने हिंट दे दिया, तीनों को यूज करना है, कुछ भी नहीं करना, और आपको आंसर बताना है। और पास्ट ईयर क्वेश्चंस में ये भी आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए बताइए। सिंपल भाई सिंपल, देखो माइनस कौन बड़ा है, ऑब्जेक्टिव लेंस या आईपीस। इतना तो पता है मैम, ठीक है ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है ना। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की कितनी है, वैसे तो माइनस आता है, बट अभी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, उन्होंने हमें नेगेटिव दिया नहीं है। तो यह है 50, ये हमें पता नहीं है, और ये कौन है, ये है 25। तो आंसर क्या आया, आंसर सिंपल, कितना 25 को 50 से काट दो 2, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसका फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। किसका है, टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर आर। कौन से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर पढ़े ना, एक ऐसी डिवाइस है जो कि जिनका इन्वेंशन हमारे लिए बहुत एक बूंद की तरह था, क्योंकि उसके बाद हमने कंट्रोल करना सीख लिया था, किसको, करंट को। पहले या तो इंसुलेटर में नहीं जाता था या कंडक्टर में चला जाता था फास्ट फॉरवर्ड। तो हम चाहते थे कि वो कंट्रोल हो सके, कंट्रोल करने के लिए हमने डिवाइसेस लाई सेमीकंडक्टर, ठीक है। ओके, दो टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर। ये आप लोग को आई होप आंसर बताओ, नहीं पता हो तो एक बार जरा सा इसका ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि प्योर फॉर्म में, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं होती, यानी कि डोपिंग नहीं होती, ठीक है। ये प्योर सेमीकंडक्टर्स प्योर फॉर्म में कौन होते हैं, एलिमेंटल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि सिंपल एलिमेंट्स की फॉर्म में, तत्वों की फॉर्म में, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। अब आते हैं एक्सट्रिंसिक की तरफ। एक्सट्रिंसिक के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। कैसे बने ये पी टाइप एन टाइप कर, कैसे बने 2 टाइप, मिलावट करके। कौन से वाली, डोपिंग। डोपिंग मतलब डेलिब्रेट एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि ये पहले किसी काम के नहीं थे, ये ज्यादा मेरे को ना करंट दे नहीं रहे थे, ज्यादा मूव नहीं करवाए थे चार्ज कैरियर्स को, तो मुझे चार्ज कैरियर्स जबरदस्ती डालने पड़ गए, ठीक है। तो पी टाइप कौन से वाली सेमी इम्प्योरिटीज से बनते हैं, मैम आपने बता तो दिया। डोपिंग कौन से टाइप की, डोपिंग ट्राइवेलेंट डोपिंग से बनते हैं। ये होते हैं टेट्रावेलेंट। प्योर फॉर्म में कैसे थे, टेट्रावेलेंट, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे 4, हमने कितने डाले 3 वाले। तो इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाता, तो वहां पे होल आ जाता है, और इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में कौन होंगे, होल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, होल्स की कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप एन टाइप कैसे बनते हैं, एन टाइप बनते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डालने से, यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, वैलेंस शेल में। और इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि पहले तो टेट्रावेलेंट थे, 4 बॉन्ड बनाने थे, अब 5-5 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन होल से ज्यादा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स गोस टू होल्स, किसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। ओके, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय। जो लाइट एनर्जी सन से आ रही है, सूर्य की रोशनी जो आ रही है, वो फैलाई जा सकती है किसकी हेल्प से, शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स,
बारिश की बूंदों से। प्लेन मिरर से फैलाई जा सकती है। कन्वेक्स लेंस से फैलाई जा सकती है। कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड कंकेव लेंस और कॉम्बिनेशन कन्वेक्स लेंस किससे फैलाई जा सकती है? देखिए, फैलाने का मतलब स्कैटर करना है ना, मतलब कि उसको क्या करो, दूर तक स्प्रेड कर दो। क्या आपने रेनबो का नाम सुना है? उसमें क्या होता है? देखो, लाइट तो चारों तरफ अभी भी है, बाहर जाओगे सूरज की रोशनी है, लगती येलो है, व्हाइट कलर होता है, उसमें 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर है ना। फैलाने का काम कौन करता है? शावर ऑफ रेन ड्रॉप्स। हर एक रेन ड्रॉप एक प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। लाइट जैसे ही इसके ऊपर पड़ती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो क्या करेगी? 7 डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हमें दिखाई देता है रेनबो। ठीक है, विबग्योर। फाइन। तो किससे स्कैटर होती है? शावर ऑफ रेन ड्रॉप से। रेनबो में कितने कितने फिनोमिना देखने को मिलते हैं? डिस्पर्जन मतलब 7 कलर में तोड़ना लाइट को, फैला देना 7 कलर विबग्योर में। और कौन सा फिनोमिना होता है अंदर? TIR, जो आप मेरे साथ फर्स्ट स्लाइड में पढ़ के आए थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। ये 3 फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है, मेन कौन होता है? ऑफ कोर्स मेन होता है डिस्पर्स। चलिए आगे करते हैं। प्लेन मिरर तो वैसे भी भाई रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। और रही बात कन्वेक्स लेंस की, तो मैं आपको बता दूं, कन्वेक्स लेंस तो वैसे ही इस पे जितनी भी सूर्य की किरणें बढ़ेंगी वो एक जगह इकट्ठा करने का काम करेगा, ना कि फैलाने का। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ये भी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन, ये बोल रहा है हमें द सन इज सीन बिफोर इट राइजेस। भाई हमें सूर्य दिखने लग जाता है ये आने से पहले, राइज होने से पहले, और फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हाइल आफ्टर इट सेट्स, और जब अस्त भी हो जाता है तब भी हमें दिखता रहता है। मतलब सूरज कहता है कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता हमें, है ना। पहले जल्दी आ जाता है, सुबह आप आया भी नहीं होता तब भी हमें दिखता है, और शाम को जब अस्त हो जाता है उसके बाद भी हमें दिखता रहता है, सेट हो जाता है तो भी। ऐसा क्यों होता है और कितने मिनट का डिले होता है अगर आपको ध्यान हो तो? भाई सूरज जो है वो 4 मिनट एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, यानी कि जब वो आया भी नहीं होता तो पहले ही अटेंडेंस लगा देता है 2 मिनट पहले, और जब अस्त हो जाता है यानी कि चला भी जाता है फिर भी 2 मिनट बाद अटेंडेंस लगती है उसके, मतलब खत्म होने की, सॉरी। ठीक है, तो 4 मिनट ज्यादा काम करता है, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। पूरा हमें इतना अच्छा एम्प्लॉय है ये, एम्प्लॉय तो खैर क्या, पर अच्छे से काम करके जाता है। और दिस इज बिकॉज ऑफ, अब आपने बताना है इसमें से 4 फिनोमिना में से कौन सी फिनोमिना है जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि जो हमारा ये एटमॉस्फेयर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का मतलब लाइट की स्पीड को कम ज्यादा करना, यही होता है ना। रिफ्लेक्ट मतलब बेंडिंग किस वजह से होती है? लाइट की स्पीड कम ज्यादा होने की वजह से। किस वजह से? जब मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है। और कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी। अच्छा मैम आंसर बताओ फिर। लास्ट, अपेरेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ सन, कह रहे हैं कि सन अपनी डायरेक्शन को ही, मतलब अपनी पोजीशन को ही शिफ्ट कर लेता है, डायरेक्शन शिफ्ट हो रही है इस वजह से बस। और लास्ट, डिस्पर्जन, यानी कि लाइट का 7 कलर में टूटना। तो मैं आपको बता दूं इस फिनोमिना के अलावा भी आप अगर पानी को शैलो लगता है, कम गहरा लगता है जब ऊपर से देखते हो, जब हम अंदर फुट या हैंड डाल के देखते हैं तो उसकी लेंथ गहराई क्या होती है? ज्यादा। ये फिनोमिना, स्टार्स का ट्विंकल करना, स्टार्स का उस पोजीशन पे ना होना जो हमें दिखाई देती है, ये सारे के सारे फिनोमिना किस पे बेस्ड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बेसिस पे। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या है? इसका आंसर है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी डेंसिटी, लेयर्स की डेंसिटी क्या है? अलग अलग है, और लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग है तो इसकी वजह से आपका लाइट का बेंडिंग होता रहता है। तो ऑल्दो अर्थ पे अभी सन आया भी नहीं है, वो अभी है होराइजन से नीचे। ठीक है, होराइजन से नीचे, पर इसकी जो लाइट है वो बेंड हो के हमारी आईज तक पहुंची जाती है। ठीक है, इतना नहीं, पर हाँ हल्का सा आपको व्यू मिल गया कि इसलिए आपको वो
डिलेड और एडवांस्ड सनराइज सनसेट करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए जरा अपनी पारखी नजरों से, क्या आपको इसका आंसर याद है या पता है? कह रहे हैं सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल्स 0 इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंसेस या ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है भाई? ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या दोनों सेम होते हैं? नहीं, सेम तो नहीं होते हैं। ये बैटरी की एक्चुअल पोटेंशियल होता है और ये तब होता है जब सर्किट के अंदर वो लग जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस से कुछ डिडक्शन करने के बाद, तो ये हल्का सा इससे ग्रेटर होता है। बट ऑल एंड ऑल वो कह रहे हैं कि वोल्टेजेस का सम अराउंड अ क्लोज लूप बिकम्स इक्वल टू 0, यानी कि कुछ ऐसा समेशन वी आई इक्वल्स टू 0। पढ़े कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा फिजिक्स में अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से हैं। V1 प्लस V2 टिल जितने भी वोल्टेजेस हैं उसका सम क्या? 0। किस पे बेस्ड है ये? ओम्स लॉ का कॉन्सिक्वेंस है या ये ओम्स लॉ पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चेंज नहीं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है? क्या लगता है किस पे बेस्ड है? देखो इधर से निकलाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले बात तो मैं इसका नाम बता दूं, ये कौन सी लॉ है? ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है या लूप लॉ भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और भी कोई लॉ होती है किरचॉफ की, पढ़ी है आप लोगों ने? एक और होती है किरचॉफ जंक्शन लॉ या करंट लॉ। तो दो होती है किरचॉफ की लॉ, एक ये और एक और होती है किरचॉफ जंक्शन लॉ और करंट लॉ। उसमें क्या कहते हैं मैम? उसमें करंट के सम को 0 कर देते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं? समेशन आई डिफरेंट करंट्स जो आ रहे हैं सर्किट के अंदर, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट इक्वल होते हैं, या तो ये, या समेशन ऑफ करंट एक जंक्शन के ऊपर हमेशा उसकी वैल्यू क्या होती है? नेट वैल्यू क्या होती है? 0। और या फिर आप ये लिख सकते हो इनकमिंग करंट इक्वल्स टू एक्स आउटगोइंग करंट। ओके, इसमें देखो भाई इधर से पता चल जाएगा। क्या आप लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है? क्या होता था? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, पढ़े? तो इसे कुछ ऐसा लिखते थे W बाय Q, है ना? ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि आप पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो, पर कोई नहीं, ये V1 को ही हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं, तो इसमें भी यही आएगा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ऐसे जो भी चार्ज को लेके आना है, ठीक है। तो ऐसे आप देखोगे कि अगर ये आप करते जाओगे तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन का समेशन भी एक तरह से क्या हो रहा होता है? 0 आ रहा होता है, ठीक है। तो वर्क डन का समेशन जब आप कहोगे कि 0 आ रहा है ये, तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन को हम इतनी बार, मतलब फिजिक्स में तो जब से हम 11th स्टैंडर्ड में वो होते हैं ना, डेरिवेशन को डिराइव करने में स्टार्ट होते हैं, तो वर्क डन को निकालते हैं और फिर लास्ट में उसको क्या लिख देते हैं? एनर्जी। दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू दिस टाइप ऑफ एनर्जी, राइट। तो जो ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है भाई, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और जो ऊपर दिखाई दे रही है जंक्शन लॉ या करंट, जिसमें इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट होता है, वो कौन से वाले लॉ पे बेस्ड होता है? मतलब किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है? ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। क्यों मैम? क्योंकि आई की वैल्यू आप Q बाई टी लिख सकते हो ना, है ना। आई को समेशन आई को ऐसे लिख सकते हो ना, Q I बाय टी इक्वल्स टू 0। तो ये किस पे बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। अच्छा, लिख दिया मैंने, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन हेयर। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आगे देखिए। A ball thrown by one player reaches the other in 2 seconds. The maximum height attained by the ball above the point of projection will be, ठीक है। जिस पॉइंट से उसने फेंकी है उसकी मैक्सिमम हाइट कैसे? देखो, ये दो बच्चे खेल रहे थे, एक ये रेड कलर का बच्चा और एक ये ब्लू कलर का बच्चा, ये बॉल कैच खेल रहे थे।
तो इसने एक बॉल फेंकी और वो बॉल फेंकी तो कुछ वो इस तरह का पाथ ट्रेवर्स करके यहां तक पहुंची, ठीक है, इतनी बात सही है। और इस पूरी टाइम को उसने क्या बोला है, 2 सेकंड बोला कि नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उन्होंने हमें अच्छे बच्चों की तरह टाइम ऑफ फ्लाइट आपको दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेकंड। निकालना क्या है, निकालना ये है कि अगर मैं इसको एक बारी हॉरिजॉन्टल लाइन देख लूं तो कितनी मैक्सिमम हाइट ऊपर गई है। और मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर आप लोगों को इसके फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक बारी करके बताओ मुझे, अगर होता है तो आपके पास याद है तो आपको फॉर्मूला, नहीं तो मैं बताती हूँ, जल्दी से करके देखो एक बारी। देखो 3 फॉर्मूले होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u साइन थीटा बाय जी। अगले वाले में 2 2 आ जाते हैं, ये 2 इसके ऊपर चढ़ जाता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। बेचारा साइन अपने साथ 2 लेके आया था, अब इसने ऊपर चढ़ा लिया। लास्ट मैक्सिमम हाइट का, अब ये कहता नहीं मैं भी इसके तरह बनूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, और वो जी भी लाता है बेचारा, कहता नहीं मेरे साथ भी आना चाहिए 2। तो भैया ऐसे फॉर्मूले याद करते हैं, इसमें 1 2, इसमें पावर में और आगे सही 2 2, और इसमें 3 3 2, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो आपको दे रखा है, क्या लिखे टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाय जी, ये दे रखा है। तो यहां से अगर आप देखें तो u साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, जी आ गई, है ना, यही आई है। और अगर हम यहां पे लिख दे मैक्सिमम हाइट में जो हमें निकालनी है, तो ये कितनी आ गई, ये आ गई जी स्क्वायर, और एक जी से एक जी कैंसिल, 10/2 इक्वल्स टू 5 मीटर, आंसर, ये आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ना, आपको फॉर्मूले रिवाइज हो गए होंगे आई होप, प्रोजेक्टाइल वाले आपने रिवाइज नहीं करे तो अब हो गए होंगे, इसको रिवाइज कर लेना, तीनों को नोट डाउन कर लेना। हमारा आंसर आ चुका है 5 मीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछ रहे, apparent weight of a body, apparent weight of the body becomes 0 in which of the following cases in the elevator। एलिवेटर के अंदर कौन से 4 ऑप्शन में से अपीयर होने वाला, यानी कि जो हमें लग रहा है अपीयर होने वाला वेट, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब मुझे अपना वेट फील ही नहीं होएगा। ऐसी कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, इस दौरान। दूसरी कंडीशन व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, यानी कि जब एलिवेटर नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रही है। या सी पॉइंट, सी है व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, यानी कि वो एलिवेटर मूव ही नहीं कर रही तब। या लास्ट व्हेन एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। क्या लगता है किस केस में मुझे एलिवेटर के अंदर, लिफ्ट के अंदर अपने आप को इमेजिन करो, और इमेजिन करने के बाद मुझे बताओ क्या फ्री फॉल, उसकी रस्सी टूट गई ऊपर से, मतलब होए ना ऐसा टूटे ना, पर फिर भी अगर टूट जाएगी तो क्या लगता है आपको, आपको फील होएगा अपना वेट। या जब वो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ जा रही है, जैसे वो चलता है ना उसको म्यूजिक फिर नीचे जा रही है, तो तब आपको फील नहीं होता अपना वेट। या व्हेन एलिवेटर इज रेस्ट, अभी रेस्ट पे खड़े हो ऐसे, अरे रेस्ट पे चाहे आप एलिवेटर पे खड़े हो चाहे अब खड़े हो, वेट तो फील हो रहा है ना, ऐसे फील होता है ना ग्रेविटी आपको नीचे की तरफ, तभी तो स्टैंड हो पा रहे हो, ठीक है। तो देखो इन सारी कंडीशन को एक बार फटाफट से गो थ्रू करते हैं कि क्या क्या आपके पास केसेस बनते हैं। मान लो ये आपके पास लिफ्ट है और ये कोई हम वेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसका अपैरेंट वेट ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ हमेशा क्या लग रहा होता है, एक एक्चुअल वेट mg, ठीक है। जब फ्री फॉल हो रहा होगा, इसमें हम न्यूटन्स की लॉज लगाते हैं, जब फ्री फॉल हो रहा होगा तो फ्री फॉल वाले केस में तो हमारे पास भाई ये आ जाएगा r माइनस एम जी इक्वल्स टू 0, यानी कि अपैरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे फ्री फॉल के टाइम पे।
तो आपके पास अपेरेंट वेट आपको नजर क्या आएगा, 0, यानी कि आपको कुछ फील नहीं होएगा जब आप ऐसे जा रहे होगे, आपको वेट ही नहीं फील होगा। बढ़िया ना। वेटलेसनेस कंडीशन कब होता है, जब आपके उससे गिरते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरते हो, ठीक है, तब आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री फॉल वाली कंडीशन में आर और mg दोनों की वैल्यू अपेरेंट वेट किसके इक्वल आ जाएगा, एक्चुअल वेट के, या फिर आप ये कहें कि अपेरेंट वेट बिकम 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 3 कंडीशन। और मान लो अगर ये एक्सेलरेट कर रहा हो ऊपर की तरफ, तो हम क्या लिखते हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ma, इसकी डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है, r माइनस mg, ये नीचे की तरफ। तो अपेरेंट वेट ये है। अपेरेंट वेट ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ भाई ऐड होता हुआ नजर आता है, ma प्लस mg। तो इस वाली कंडीशन में तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ आ रहा होता, नीचे की तरफ आ रहा होता तो क्या होता, नीचे की तरफ आ रहा होता तो अब हम ऐसे लिखते, एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट कितना आ गया, अपेरेंट वेट आ गया mg माइनस ma। तो जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तब अपेरेंट वेट कम है, अपेरेंट वेट क्या है, कम। और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपेरेंट वेट क्या है, ज्यादा। ये क्या है, ज्यादा। और अब मान लो आप नीचे भी जा रहे हो पर एक ही जगह क्या आ जाए, g, यहां पे एक ही जगह क्या आ जाए, g, यहां पे भी g, तो इसका आंसर 0। तो अपेरेंट वेट 0 कब होगा, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी के टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो, नीचे जा रहे होते हो, नीचे जा रहे होते हो, तो आपका अपेरेंट वेट आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इक्वल नहीं 0 आ जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना है, इस इक्वेशन से आप हमेशा निकाल सकते हो। ऊपर जाओगे, ऊपर तो अपेरेंट वेट ज्यादा, नीचे तो अपेरेंट वेट कम, और अगर जा रहे हो नीचे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो अपेरेंट वेट है ही नहीं, फील ही नहीं होएगा अपना वेट कुछ, ठीक है। चलिए आंसर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एक प्लैनेट है जिसका मास है m1, ठीक है, उसका रेडियस है r1, ओके। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1, और ऐसे प्लैनेट की जो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, g1, स्मॉल g1। और एक और प्लैनेट है, प्लैनेट नंबर 2, ये प्लैनेट नंबर 1 थी और एक प्लैनेट नंबर 2, इसका मास है m1, रेडियस है r1 और g की वैल्यू है g1। अगले वाले प्लैनेट का मास है डबल और रेडियस भी क्या है, डबल, रेडियस भी 2r1 और मास भी 2m1। तो भाई बता दो कि नई वाली g क्या आने वाली है, g2 की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, बताओ। देखिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है और जो g की वैल्यू होती है वो आप छोटे से रिलेशन से बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं भी याद तो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो अगर आप अपना वेट लो, हमने वेट ले लिया, मेरा मास है m और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये मेरा वेट आ गया, ठीक है, mg। अब क्योंकि मैं अर्थ के ऊपर या सरफेस पे खड़ी हूं तो अर्थ मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा होगा, और अगर अट्रैक्ट कर रहा होगा तो मेरे पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगनी चाहिए, वो तो हर ऑब्जेक्ट पे लगती है जो मैसिव हो। तो उस केस में मेरा मास, अर्थ का मास g कांस्टेंट बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर, ये कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई, gm बाय r स्क्वायर। आपको याद इतना ही रखना है, मैं बस वैसे बता रही थी। और इससे एक और आपको क्वेश्चन पता चलता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कभी भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, उसके लिए सारे बंदे समान है, चाहे वो हल्का हो, चाहे वो भारी हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो पेपर हो, पर वो बीच में हवा आ जाती है। कहते भी हैं कई क्वेश्चंस में, अगर मैं हवा को हटा दूं यानी कि एयर के रेजिस्टेंस को अवॉइड कर दूं तो एयर और स्टोन दोनों एक ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे गिरेंगे, ठीक है। चलो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो फिर भी वही होती है, टाइम जो होता है वो तब भी सेम होएगा अगर आपकी जो दोनों का एयर रेजिस्टेंस हटा दोगे, ठीक है। जी की वैल्यू सबके लिए सेम है। तो अब कर लेते हैं, फर्स्ट केस में क्या आया भाई, फर्स्ट केस की वैल्यू तो आ गई जी m1 r1 स्क्वायर, ये आई। सेकेंड की निकालो, सेकेंड की क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 2gm1। क्यों आई 2gm1, क्योंकि मास डबल था ना, देखो, और
2r1 स्क्वायर, चलो पहले 2r1 स्क्वायर ही लिख लेते हैं। तो कितनी आ गई 2gm1 बाय 4r1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना। तो ये कितना आ गया भाई, ये तो पुराने वाली चीज है ना, पुराने वाली मतलब g1, और आंसर क्या आ गया g1 बाय 2। देखिए समझ में आया आपको, g2 की वैल्यू क्या आ गई g1 बाय 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा C। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोगों ने काफी बार, ये तो आजकल इतनी यूज होने लग गया, ये तो आपको वैसे ही याद होगा, नहीं याद तो देख लेते हैं। देखिए कई बार ऑप्शन से भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ध्यान रखना है ऑप्शन को बिना देखे ऐसी चीजों में पहले माइंड में सोचना है और फिर उसको आंसर को करेक्ट करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग ऑप्शन पढ़ते हो और फिर गलत कर देते हो, अपने कॉन्सेप्ट्स को वो नहीं करना, पहले क्वेश्चन का आंसर खुद सोचो क्या आ रहा है। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी जो सिंपल से आजकल आपके बल्ब से बहुत ज्यादा पावर कंजम्पशन भी कम होता है इससे, उसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डिवाइस, लाइट एनहांसिंग डिवाइस, लाइट एनहांसिंग डायोड। तो देखो भाई ये बनती तो सेमीकंडक्टर से ही है, पीएन जंक्शन से, डायोड तो है ही, और एक ऐसी डायोड है जो कि लाइट एमिट करती है, कौन से रीजन में, विजिबल रीजन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, लाइट एमिटिंग डायोड। और ये सिंपल आपके पास एलिमेंटल वाले उससे नहीं बनती, सेमीकंडक्टर से, किससे बनती है, GaAsP, गास्प, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ऐसे ऐसे। क्यों, क्योंकि इसको लाइट किस में एमिट करनी होती है, विजिबल रेंज में, और वो जो बाकी के सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन हो सकता है उनकी लाइट जो विजिबल रीजन में ना आए। ठीक है, हमें तो लाइट एमिटिंग डायोड का काम है विजिबल रीजन में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, फिजिक्स में आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनकी वैल्यूज है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाएं, किलोमीटर से मीटर में, मिलीमीटर से, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना वहां पे। ठीक है, फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम है और ये नैनोमीटर है। क्या आप लोगों को आंसर देखने से पहले ये पता है कि एंगस्ट्रॉम कितने मीटर का होता है, मतलब इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर, और एक नैनोमीटर कितने मीटर का होता है। हाँ तो आप अपने माइंड में आपने बता दिया, तो इधर से देख लीजिए क्या सही बताया है। 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर क्या है, 10 की पावर माइनस 9 मीटर। देखिए अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है कि फटाफट से क्वेश्चन देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा आंसर करेक्ट आना चाहिए, कौन सा आंसर करेक्ट है, जल्दी से देखिए फटाफट से। नैनोमीटर से आंसर स्टार्ट है तो नैनोमीटर के बारे में ही करते हैं। हमें बनाना क्या है, एंगस्ट्रॉम बनाना है। एंगस्ट्रॉम तो तभी बना सकते हैं जब मैम इसको एक और 10 माइनस में लाओ, इसकी पावर क्या करो 10 की पावर माइनस 10। मेरा मैथ्स तो तभी अलाउ करता है जब मैं दोनों चीजें करूं, है ना। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है, ये एक पावर ऊपर जाके क्या बन जाएगी 10 की पावर माइनस 10। तो आंसर क्या आया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यानी कि 10 एंगस्ट्रॉम। वैसे भी नैनोमीटर जो था वो छोटा मतलब बड़ा है और एंगस्ट्रॉम जो है वो छोटा है, पावर नेगेटिव है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बी। और भी होते हैं आप लोगों को मैं बता देती हूँ, छोटे छोटे जो हमारे फिजिक्स में यूज होते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर, मिलीमीटर 10 की पावर माइनस 3 मीटर, माइक्रोमीटर 10 की पावर माइनस 6 मीटर, नैनोमीटर 10 की पावर माइनस 9 आप देख ही चुके हो, एंगस्ट्रॉम भी देख चुके हो 10 की पावर माइनस 10, और पिकोमीटर 10 की पावर माइनस 12 मीटर, और फर्मी जो न्यूक्लियस का साइज होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, ये कुछ आपके कन्वर्जन्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा है आपसे, 2 स्टेटमेंट दे रखी है आप लोगों को। पहली स्टेटमेंट, द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स
फ्रीक्वेंसी, जो पिच है हमारी साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। सेकंड, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। क्या लगता है आपको, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? और अगर सही है, क्या फर्स्ट वाली स्टेटमेंट दूसरे वाली स्टेटमेंट का रीजन भी है, या दोनों सही हैं पर स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट वाले की? इन्होंने ये बोला सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट वाले का, ऐसा पहले वाले में, और दोनों सही भी है। सेकंड में क्या कह रहे हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। थर्ड, फर्स्ट वाली तो ट्रू है, सेकंड वाली फॉल्स है। डी, फर्स्ट वाली फॉल्स है और सेकंड वाली ट्रू है। क्या आंसर आना चाहिए इसका? पिच का दूसरा नाम श्रिलनेस भी होता है, तीखापन, और ये तीखापन साउंड की किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पे करता है। एक ऐसी वॉइस जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो ऐसे, और एक ऐसी वॉइस जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, ये जो होगी ये ज्यादा श्रिल होगी, पिच इसकी ज्यादा होगी और इसकी पिच कम होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ये भी आपके पास्ट ईयर में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम या वन कंप्लीट वेव इन अ टाइम पीरियड, ये ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्स। अगला लाउडनेस, लाउडनेस वो करते हो ना, वॉल्यूम ऊपर नीचे करते हो, पहले आते थे डैक्स वगैरह, तो वॉल्यूम ऊपर नीचे करने का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड बड़ा और एम्पलीट्यूड छोटा। तो बिल्कुल लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज्यादा लाउडनेस। पर क्या सेकंड वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है फर्स्ट का? बिल्कुल भी नहीं। पोल्स अपार्ट तो नहीं, ऑल दो साउंड के बारे में ही बता रहे हैं, बट ये कोई नहीं हुआ कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है तो पिच फ्रीक्वेंसी पे करेगी, ठीक है। दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। ओके, अच्छा लाउडनेस मेजर किस में करते हैं, ये मेजर करते हैं डेसिबल्स में, डीबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड फॉर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, सेकंड, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल पावर, डिक्रीजिंग वोल्टेज या इंक्रीजिंग वोल्टेज। पहली बात तो ये जो आपका ट्रांसफॉर्मर्स होता है इसमें स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए ये किस टाइप की वोल्टेजेस के लिए काम करता है, ठीक है। अगर वोल्टेजेस आते भी हैं तो एसी या डीसी, तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा डीसी वोल्टेजेस के लिए काम करता है। काम देखो इसका, अब स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब बढ़ाना कोई चीज, है ना। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज होता है? एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। क्या करेंगे? एसी वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और कैसे होगा? इसमें कुछ टर्न्स होती हैं, मान लो ये प्राइमरी है, यहां से ये एसी लगा हुआ है, ये प्राइमरी टर्न्स कॉइल्स है, और म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू हमने एक और लगा रखी है यहाँ पे सेकेंडरी। स्टेप अप है ना, स्टेप अप का मतलब प्राइमरी वाली जो टर्न्स होंगी वो कम होंगी और सेकेंडरी वाली जो टर्न्स होंगी वो ज्यादा होंगी। क्यों? क्या ऐसा है कि टर्न से वोल्टेज का आउटपुट डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है, क्योंकि वो क्या है, ज्यादा है इनपुट वोल्टेज से, किसमें? स्टेप अप में, तो सेम इंपैक्ट होता है हमारा इसकी टर्न्स का भी। सेकेंडरी जो टर्न्स है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है। और एक और रिलेशन भी होता है, आपको ये सारा पता होना चाहिए, वी आउटपुट बाय वी इनपुट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी कहां पे आ रही है भाई, इनपुट में, और सेकेंडरी कहां आ रही है, आउटपुट में। तो सेकेंडरी और प्राइमरी, और करंट से उल्टा रिलेशन होता है। करंट ऊपर क्या आता है, करंट आता है ऊपर इनपुट वाला और नीचे आता है आउटपुट वाला। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है किसके केस में, ट्रांसफॉर्मर के केस में। और ये कैसा डिवाइस है, ये वोल्टेज चेंजिंग डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस है, ज्यादा से कम, कम से ज्यादा। पर कौन सी? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी में नहीं। इसका प्रिंसिपल क्या होता था लास्ट वाले का, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 20th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनर्जी
इज करेक्ट। एनर्जी यानी ऊर्जा के लिए कौन से वाले ऑप्शन इसमें करेक्ट है? पहला, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, ये बनाई भी जा सकती है और डिस्ट्रॉय, खत्म भी की जा सकती है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉयड, बनाई तो जा सकती है पर डिस्ट्रॉय, खत्म नहीं करी जा सकती। थर्ड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही बनाई जा सकती है ना ही खत्म करी जा सकती है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड बट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बनाई नहीं जा सकती पर खत्म की जा सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा ये हमने जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे दे रखी है। और हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, जब भी हमने स्टार्टिंग से एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है, चाहे वो मास हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी चीज का कंजर्वेशन हो, हमें क्या कहता है, दिस थिंग कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एनर्जी भी ना ही ये बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय करी जा सकती है, पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट जरूर की जा सकती है। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पर ना क्रिएट करते हैं ना हम इसे डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि एकदम से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, किसके रिगार्डिंग? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जो आपका बल होता है उसके लिए ये कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होता है इसका। सेकंड कह रहे हैं इट इज ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर, हमेशा दूर भगाती है चीजों को जिस पे भी एक्ट कर रही होती है। सी, इट मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हो भी सकती है अट्रैक्टिव नेचर में और नहीं भी हो सकती। लास्ट, इसमें से कोई भी नहीं। तो क्या लगता है आपको कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? ए, बी, सी, डी। ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी देखिए आपने किसी को धक्का मारी हो ये ग्रेविटेशनल फोर्स? भाई हमने तो ये सुना है कि जब भी दो मासेस हो उसके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसे आप क्या बोलते हो? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और हाँ, ये पक्का है कि अगर दो जो मासेस हैं, ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है, वो दोनों क्या होती हैं? इक्वल, क्योंकि ये एक्शन और रिएक्शन पेयर को फॉलो करती हैं दोनों फोर्सेस। ठीक है, ऐसा तो है, पर ये नहीं है कि वो रिपल्सिव इन नेचर होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है, इसका आंसर आएगा इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर ऑलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी वेग में, एंड प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि गैस जिसमें से भी वो साउंड ट्रेवल कर रही है उसके दबाव यानी कि प्रेशर पे। कब? जब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। देखो ये आपकी प्रॉपर्टीज से पूछा हुआ है, किसकी प्रॉपर्टीज से? वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी कि साउंड जिस स्पीड से या वेलोसिटी से चलती है किसी गैसियस मीडियम में। और काफी बार आपके पीवाईक्यूज में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी पे वेलोसिटी डिपेंड करेगी, किस पे नहीं करेगी। तो देखो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। पहला तो ये दे रखा है भाई कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट तो ये बोल रखा है कि करेगी प्रेशर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो भी डायरेक्टली। सेकंड आपको बोल रखा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कह रहे हैं ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा असर पड़ेगा। थर्ड है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट है नन ऑफ द अबव, कह रहे हैं कि इसमें से कुछ भी ट्रू नहीं है, कुछ और ही चीज है जो इन दोनों को रिलेट करती है रिलेशनशिप में। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, अगर एक आप जनरल कॉन्सेप्ट लेके चलो तो वेलोसिटी यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, अगर आप बात करें साउंड की स्पीड का ऑर्डर चलता है डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा तो सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैसेस में, और फिर वैक्यूम में। मैम नहीं, ये मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, तो ये तो ऑर्डर हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स में। अब आते हैं अगर स्पीड ऑफ साउंड गैसियस मीडियम में ट्रैवल करे तो क्या होता है। तो भाई देखो इन गैसेस जो स्पीड ऑफ साउंड है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ डेंसिटी के। देखो मैं आपको यहां पे लिखवा देती हूं, कुछ आपको ये पता होने चाहिए, कभी भी स्टेटमेंट आए तो आप लोगों को
अंदाजा होना चाहिए। ये देखो किस किस चीज पे डिपेंड करती है, गैसेस। ध्यान रखना भाई, मैं बोल रही हूँ गैसेस में, स्पेशली गैसेस में। तो एक तो ये v इन गैसेस, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ रो के, और v ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब ऐसा होता है डायरेक्टली तो नहीं, पर टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी v भी बढ़ेगी। हर एक डिग्री सेल्सियस से 0.61 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी हो जाती है गैसेस की स्पीड में, ठीक है। और किस पे डिपेंड करती है, और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। काफी बार पूछ लेते हैं ड्राई एयर या मॉइस्ट एयर किस में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, तो ह्यूमिड एयर में ज्यादा होगी, क्योंकि ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। कम कैसे होती है, क्योंकि उसके वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ज्यादा होते हैं, और ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स ड्राई एयर से उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, ह्यूमिड एयर की, ठीक है। खैर, और किस पे करेगी, और आपके पास स्पीड, अगर एयर जो है, विंड अगर आपकी डायरेक्शन में है बोलने की, तो आपकी आवाज की स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो घट जाएगी, ठीक है, ऐसे। पर जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब तक प्रेशर पे कोई डिपेंडेंस नहीं आता, किसका, स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस में, ठीक है। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट, उन्होंने बोला ना टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। क्या आंसर आएगा, इंडिपेंडेंट, किसका, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस का। तो गैसेस में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। इस बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे थर्मोडायनामिक्स से है। Which one of the following principle is used to define first law of thermodynamics? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होती है थर्मोडायनामिक की? सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। सी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे होती है, या डी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थर्मोडायनामिक की लॉज पढ़ी हैं, कितनी होती हैं और किस किस पे चीजों पे डिपेंड करती है, तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आएगा। तो ये देखो फर्स्ट लॉ कहती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक की कहती है कि भाई जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, अगर देखो आपको ऐसे समझ के चलते हैं कि कुछ काम मिला आपको करने के लिए, ठीक है, किसी ने कोई काम बोला, उसके लिए उसने आपको क्या दी, एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी दी, और आपको क्या कर, कैसे एनर्जी दी, हीट एनर्जी दी। आपको क्या दी, हीट एनर्जी दी, और आपने क्या करा, उस हीट एनर्जी को आधी तो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा ली, और आधा क्या करने में लगा दिया, काम करने में, वर्क डन करने में। तो ये हमारी होती है डी यू, इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन डी डब्ल्यू, और ये हीट एनर्जी। तो जब भी एक हीट एनर्जी किसी सिस्टम को दी जाए और वो उस हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर ले, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में, तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। यानी कि एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, आधी एनर्जी वो अपने आप के लिए लगा रहे हैं इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और आधी एनर्जी काम करने में। यानी कि गैस क्या काम करेगी, पिस्टन को मूव करने में या वॉल्स पे प्रेशर डालने में, जो भी उसका काम है, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, बिल्कुल अनडाउटली किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कितनी लॉ होती है थर्मोडायनामिक की? थर्मोडायनामिक की मेनली 3 लॉज देखने को मिलती है, जीरोथ, फर्स्ट और सेकंड। जीरोथ लॉ क्या कहती है भाई, जीरोथ लॉ सिंपल टेम्परेचर को डिफाइन करती है, और जीरोथ लॉ क्या कहती है, जीरोथ लॉ क्योंकि बाद में आई थी ना ये फर्स्ट और सेकंड के, तो इसको जीरोथ नाम दे दिया था, ठीक है। ये किसका कॉन्सेप्ट देती है, टेम्परेचर का। क्या कहती है, कहती है कि जब तक एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के केस में अटैच है और उन दोनों को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में आने के बाद कोई भी हीट ट्रांसफर इधर से उधर नहीं होगी। अच्छा ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आपने ये पक्का पढ़ा होगा। मान लो मेरे पास 2 सिस्टम है, ए, बी और सी। अगर ए सी से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है, बी सी से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा मैम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है? सिंपल ये बात होती है भाई कि सारी चीजें जो भी उसकी स्टेट है, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, या जो भी उसकी स्टेट को डिफाइन कर रही है, वो सेम हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए।
यानी कि कोई मतलब आप खुद सोचो 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस दोनों को इकट्ठे रख दिया मैंने कंटेनर को वॉल्स को अटैच करके, तो क्या हीट ट्रांसफर करेंगे? दोनों का टेम्परेचर तो सेम ही है, तो वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर ए सी से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, बी सी से है, तो हम क्या कहते हैं कि ए और बी इंडिविजुअली भी एक दूसरे से क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट देता है? टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब तक सेम रहेगा तब तक हीट ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जीरोथ लॉ, अच्छा ये तो हमने फर्स्ट का बोला था। जीरोथ लॉ टेम्परेचर को कॉन्सेप्ट देता है। सेकेंड लॉ ये आपने पढ़ा भी होगा, इसमें दो आप डिवाइसेस पढ़ते हैं, कार्नोट इंजन और कार्नोट हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो कहते हैं 100% एफिशिएंसी किसी की नहीं हो सकती, और अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हीट को डालना है, वैसे तो कहां जाती है? हाई टू लो। अगर लो टू हाई करना है तो बिना वर्क के ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेटर में आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, तभी लो टेम्परेचर से बाहर सराउंडिंग में हीट को फेंका जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24th क्वेश्चन, जो कि मोशन का है। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकी गई है। द एल्टीट्यूड y, ये फेंकने के बाद कोई एल्टीट्यूड आई y, उस y की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग आपको इस रिलेशन से दे रखा है। क्या कह रखा है? 16t² प्लस 4t प्लस 5। तो इनिशियल स्पीड बॉडी की क्या होगी? अगर ऐसा है तो इनिशियल स्पीड क्या होगी? इनिशियल स्पीड का मतलब इतना तो समझते हो ना, t इक्वल्स टू 0 पे, है ना? तो फटाफट से इसको फाइंड आउट करके देखो कि कितना आएगा t इक्वल्स टू 0 पे। निकाला क्या आप लोगों ने? भाई क्या है? एल्टीट्यूड है ना। अगर एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस है सम, तो क्या करें? वेलोसिटी निकाल दे। स्पीड, वेलोसिटी, इनिशियल, यही बोलिए ना। इनिशियल स्पीड या v जो आप है कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख सकते हैं। लिखे 16t², इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होता है? पावर आगे हो जाती है और एक पावर लेस हो जाती है। तो 2 इंटू 16 और t प्लस 4, है ना? इतना ही आ गया। तो कितना आ गया? 32t प्लस 4 आया। पर हमें तो मैम किस कब पूछा था? हमें तो पूछा था इनिशियल। इनिशियल कब होगी? t इक्वल्स टू 0 पे। कर दो पुट। इसको यू बनाने के लिए क्या करें? t इक्वल्स टू 0। आंसर क्या आया? 4 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है ना। तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ऐसे ही जब आपको एक्सेलरेशन निकालनी होती है तो आप एक बार इसका और डिफरेंशिएट कर देना टाइम के विद रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, त्वरण जिसे हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है पर किसी वेलोसिटी से फेंका जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, इसे टावर से फेंका जा रहा है। It hits the ground after some time with a velocity of 80 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये हिट कर रही है ग्राउंड को तो किस वेलोसिटी से कर रही है? 80 मीटर पर सेकेंड। इससे हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट क्या होगी इस टावर की? ये आपने बताना है, यानी कि ये हाइट बताना है। जल्दी से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए और देखिए आपका कौन सा आंसर मैच हो रहा है। देखिए फटाफट से आंसर लगाइए। और जी की वैल्यू भी गिवन है आपको। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। देखिए इसको सॉल्व करके, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई गड़बड़ नहीं है, याद है, तो फटाफट से हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या होती है? v फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू u प्लस at, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन त्वरण और फिर समय टाइम। और कौन कौन सी होती है? और होती है s यानी कि डिस्प्लेसमेंट या हाइट ut प्लस हाफ
80 स्क्वायर। और ये तीनों की तीनों इक्वेशन कब वैलिड है? जब आप किसकी बात करें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। अगला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक है। ये सारी इक्वेशन होती है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगता है आपको ये जो सिनेरियो गिवन है इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, मतलब कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए? तो देखिए कौन सी इक्वेशन लगेगी। मेरे पास v है, u है और a की वैल्यू जो कि d के इक्वल है वो भी है। हम नीचे जा रहे हैं, हमारा मोशन भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अगर उल्टा होता, ऊपर की तरफ फेंकी जाती, तो एक्सेलरेशन को आप क्या लेके चलते? नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, तो देखो मुझे ये साफ साफ नजर आ रहा है, मैं ये लगा सकती हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। v स्क्वायर कितना है? 80 का स्क्वायर यानी कि 1600 माइनस यू स्क्वायर कितना है? 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और g है 10। हाइट हमें निकालनी है। ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 1200 बाय 20, तो ये आ जाएगा 60 आ गया हमारा आंसर। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, टॉप ऑफ द टावर से इट हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम आफ्टर सम टाइम with the velocity 80 मीटर पर सेकेंड, height of the tower is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो 1600 80 का अच्छा नहीं, ये कहां से आ गया? रुको, ये 6400 और ये 2 to the 400 और ये आ गया हमारे पास 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000 और बाय 20, है ना? अब सही है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधा 300। अब ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अदरवाइज इसका आंसर हमारा आ जाएगा 300 मीटर एच का। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा हुआ खत्म। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स? एक का चार्ज है 2 × 10 की पावर -7 कूलम, ठीक है। Q1 कुछ आपको दे रखा है 2 × 10 की पावर -7 कूलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अच्छा, एक और भी तो चार्ज है, एक और चार्ज है Q2 3 × 10 की पावर -7 कूलम। दोनों के दोनों कितनी दूरी पे पड़े हैं? ये हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट। किसके अंदर? एयर के अंदर। तो आप लोगों ने मुझे बतानी है कि कितनी फोर्स एक दूसरे पे ये एक्सर्ट करेंगे। तो अभी तक हम ग्रेविटेशन में मासेस के बीच में लेके आए थे फोर्सेस को, अब हम किसके बीच में लेके आ रहे हैं? चार्ज स्फीयर के बीच में, ठीक है। तो क्या करें? कौन से वाला फॉर्मूला लगता है? जल्दी से रिकॉल करो, कूलम्स फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, वही लगता है। और सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बस मासेस की जगह जैसे ग्रेविटेशन वाले में हम मासेस पढ़ते थे, इसमें चार्जेस आ जाते हैं, Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और एक कांस्टेंट आता है जो कि अब थ्रू आउट यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं होता, मीडियम पे डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू एयर के लिए 1/4πε0 होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या लिखते हैं हम? इसकी वैल्यू लिखते हैं 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। चलो लिखो 9 × 10 की पावर 9, Q1 और Q2 2 × 10 की पावर -7 और 3 × 10 की पावर -7, और अगला नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। पर डिस्टेंस देखो किसमें है? सेंटीमीटर में। आपका आंसर किसमें है? न्यूटन में। एसआई में आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, भूलना नहीं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। तो अब 0.3 मीटर को कर देते हैं 3 × 10 की पावर, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये भी -1 का स्क्वायर। तो 9 से तो 9 कैंसिल, और ये 10 की पावर -2, ऊपर जाके हो जाएगा प्लस का 2, ऊपर कर देते हैं 10 की पावर +2, तो 3 to the 6, आंसर 6 वाला ही हमारा करेक्ट आ जाएगा। बाकी पावर आप लोग देख लो, 9 और 7 और 7 14 में से हमारे पास 9, 14 में से 2 और कर देते हैं डिडक्ट, 12, 3 ही आ जाएगी, तो 10 की पावर -3 न्यूटन। मेनली तो आपने बस अपना ध्यान ये रखना है कि नीचे और ऊपर दोनों के दोनों चीजें ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, नहीं तो आंसर आपका ऐसा यूनिट में नहीं आएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा डी, 6 × 10 की पावर -3।
ठीक है, ओके। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, पढ़िए फटाफट से क्वेश्चन को देखिए। करंट दे रखा है 5 एम्पियर का और वो फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब से ड्रॉ किया जा रहा है, कितने टाइम के लिए? 2 मिनट के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आपको फाइंड आउट क्या करना है भाई? चार्ज को फाइंड आउट करना है, दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, जो कि सर्किट से फ्लो करता है। ठीक है, तो देखिए आपका आंसर छोटा सा, इसमें बस एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला यूज होना है, मतलब एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन वाला एक फॉर्मूला लगना है और आंसर क्या आएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, Q, I और T, इन तीनों को रिलेट करना है, Q, I और T। और हमें पता है करंट को कैसे रिलेट करते हैं, Q बाय T, यानी कि Q की वैल्यू कितनी आ गई? करंट इनटू टाइम। चलो निकाल देते हैं। करंट कितना है? 5 एम्पियर, टाइम कितना है? 2 मिनट्स, तो क्या आंसर निकाल दे? 10 नहीं, मिनट्स है तो इसको क्या करना पड़ेगा? SI यूनिट्स में, SI यूनिट में यानी कि 60, राइट। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? ये आ जाएगा 600 कूलम, आंसर आ जाएगा C। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, आप लोगों को अगर फॉर्मूले भी याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। हाँ, एक आधा थोड़ा बहुत असर्शन रीजनिंग का या इसमें से पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, उसमें से कोई ना कोई आपका आ सकता है, पर अदरवाइज अगर आपके 11th 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 10th आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो इजिली आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लगभग एनडीए में आपको देखने को मिलते हैं 24 या 24 से 22 हो जाते हैं, इतने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर ली, 4 मार्क्स ईच, काफी कुछ कवर कर पाओगे आप फिजिक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये फिर से आपके ग्रेविटेशन वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि G becomes 1/16 of the acceleration due to gravity on the surface of earth, यानी कि कोई ये नई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G डैश, जो कि कितनी हो चुकी है? 1/16, यानी कि 1/16 टाइम्स किसकी? जो वैल्यू G की है कहां पे? सरफेस पे। ठीक है, और आपको बताना है R की टर्म्स में ऐसी कौन सी हाइट है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/16 हो गई है, पुरानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि सरफेस की, जिसपे हम रहते हैं। क्या आंसर आएगा? देखिए, अगर आपको रिलेशन पता है, नहीं भी पता तो भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मान लो सरफेस पे G की वैल्यू, इसे क्या लिखते हैं? Gm/r² लिखते हैं कि नहीं? अभी हमने पढ़ा था सरफेस पे ये वैल्यू आती है, और कह रहे हैं किसी ना हाइट पे पहुंच के, उस हाइट पे G डैश की वैल्यू कितनी है? 1/16 है, किसके? इस G के। ठीक है, तो ऊपर वाले पे क्या लिखे? कुछ नहीं, ऊपर वाले पे क्या लिखे मैम? ये आ जाएगी G डैश की वैल्यू Gm/r+h का होल स्क्वायर, ये आएगा। G डैश कितनी है? G डैश तो है हमारी 1/16 ऑफ G, क्या यही है ना? और अब हमारे पास, या तो आप इसका रेशियो ले लो, देखो पुराने वाली G कितनी थी? G, और उसका फॉर्मूला क्या था? Gm/r²। तो इससे आप क्या देख सकते हैं? इससे आप देख सकते हैं कि मेरा आंसर 1/16 किसके इक्वल आ गया? ये आ चुका है r/r+h का होल स्क्वायर। तो आप इसको सिंपल ऐसे ध्यान से रख सकते हैं, G'/G इज इक्वल्स टू r/r+h का होल स्क्वायर। G डैश क्या है मैम? G डैश उस हाइट पे, जिस हाइट पे आप ग्रेविटी की वैल्यू देखना चाह रहे हैं, और G क्या है? G सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, तो अब देखो रूट कर दो भाई, इसका रूट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो क्या आ जाएगा? r+h 4r, और ये आ गया आपका आंसर। क्या है आंसर? आंसर आया है हमारा A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डेप्थ पे कैसे करते हैं भाई? डेप्थ पे जो G की वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आती है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनता है, 4/3 पाई रो G और R।
ठीक है, ऐसे करके कुछ बनती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेप्थ पे, या आपको जब भी बोला हो ना क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, जब भी आप अर्थ के अंदर जाते हो तो यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो जी और आर क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब आप ऊपर जाते हो हाइट पे तो मास कांस्टेंट, मास कांस्टेंट में क्या फॉर्मूला लगाओगे, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेंटर ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, क्या एक्सेलरेशन एट पोल से ज्यादा होती है, या लेस होती है, या इक्वल होती है, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ पे डिपेंड नहीं करती, ऐसे। ठीक है, तो देखो जी की वैल्यू है ना, आपको पता है अर्थ थोड़ा सा जियोइड, या फिर हम इसे कहें कि इलिप्टिकल होती है, इसेंट्रिसिटी इसकी क्या होती है, 1 से कम होती है या 0 से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो जो इक्वेटर का रेडियस होता है ना, मान लो ये इक्वेटर का रेडियस है आर ई, और ये पोल का रेडियस है आर पी, तो इक्वेटर का रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा होता है किससे, पोल के रेडियस से। ठीक है, आर ई की वैल्यू क्या होती है, 21 किलोमीटर ज्यादा किससे, पोल के रेडियस से। और हमें पता है कि जब भी आप सरफेस पे रहते हैं तो जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर किसका बड़ा, इक्वेटर का, जी किसका छोटा, इक्वेटर का। बिल्कुल देखो इनवर्सली है ना, तो आर कौन सा बड़ा है, इक्वेटर का, जी क्या हुई इक्वेटर पे फिर छोटी, और पोल्स पे क्योंकि रेडियस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां क्या हुई, ज्यादा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जी इक्वेटर पे लेस होती है जी पोल्स के कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि आर ई ज्यादा होता है आर पी से, इनवर्स रिलेशन आ रहा है, एग्जैक्टली नहीं बट आर स्क्वायर से। ठीक है, तो हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग जो सब्सटेंस होती है उसके रिगार्डिंग आपने एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सी ट्रू है या एक से ज्यादा ट्रू है। डाइलेक्ट्रिक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। डाइलेक्ट्रिक डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डाइलेक्ट्रिक्स आर कंडक्टर्स। देखो भाई, जब आप फिजिक्स में बात करते हो तो इंसुलेटर्स को एक नया नाम भी दिया जाता है। नया नाम क्या, वो सिचुएशन डिपेंडेंट, जो भी अपने आप को पोलराइज कर ले, यानी कि जिसके चार्जेस पोलैरिटी शो कर दे बिना कंडक्ट करे, उसे हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो गए, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। देखो कोई, जैसे आपने फिजिक्स में हम जब फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ने लगते हैं 12th स्टैंडर्ड में, डाइलेक्ट्रिक एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं, पर ऐसे इंसुलेटर जो कि पोलराइज हो सके। पोलराइज मतलब अगर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव आ जाए एक तरफ नेगेटिव आ जाए, ऐसे बिना कंडक्ट करे, अंदर ही अंदर। ठीक है, चार्जेस जो हो वो थोड़े से डिस्पर्स से हो जाए, एक साइड पॉजिटिव आ सके एक साइड नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, तो ये तो गलत है। डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर है, नहीं, ये भी गलत है। कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो ओनली स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 12, व्हाट इज द वेट ऑन मून। ओके, एक किसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास है 12, तो उसका वेट मून पे क्या होगा, ये आपने बताना है। क्या लगता है, वेट और मास दोनों अलग अलग चीजें होती है, और मास सारी जगह सेम होता है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो इधर भी वेट जब आप मून पे देखने जा रहे हो तो इसके लिए भी मेरी मास की वैल्यू तो क्या रहेगी, 12। ठीक है, पर वेट को बताते कैसे हैं, वेट को बताते हैं mg से, है ना। वेट ऑन मून कैसे बताते हैं, mg से, राइट। और अगर mg से बताते हैं तो मास तो है 12, पर मून पे ग्रेविटी क्या होती है, 1/6 होती है, किसके, हमारी अर्थ के, है ना। तो कुछ पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, जब भी पॉइंट्स में आ रहा है तो आप इसे क्या लिया करो, 9.8 बाय क्या कर दे 6। ठीक है, 6 से 12 कैंसिल, 2, आंसर क्या आ जाएगा, क्या है आंसर, 19.6 न्यूटन। वेट न्यूटन में मेजर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस।
यंग्स मॉडुलस से क्या आपका कहीं मेमोरी में आ रहा है वापस कि यंग्स मॉडुलस को क्या कहते थे? देखो एनडीए में पास्ट ईयर्स में आपके पास मेजरमेंट डायमेंशन से नए नए क्वेश्चन उठ के आए हुए हैं। कभी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पूछ लेता है, कभी इलास्टिसिटी की पूछ लेता है, कभी थर्मल कंडक्टिविटी की पूछ लेता है। तो आपको डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किसकी क्या क्या डायमेंशंस होती हैं। और वो कैसे पता होगा? वो तब पता होगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा, है ना। चलो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ एक इलास्टिसिटी का मॉडुलस होता है और हुक्स लॉ हमें बताती है, हुक्स लॉ की स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और इसी का ही जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है तो हमारे पास मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी आता है, ठीक है। और ये भी मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी है, पर कैसा? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या लिखते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन तो हमने पढ़ा था कैसी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेन की तो डायमेंशन है नहीं, किसकी है? स्ट्रेस की है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। वैसे तो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रिस्टोरिंग और एक्सटर्नल, क्योंकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट में ही लग रही होती है, तो फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। इसकी तो भाई होती नहीं डायमेंशन, लिख देती हूं पर होती नहीं है, डेल्टा एल बाय एल। तो क्या हुई? सिंपल, फोर्स बाय ए। प्रेशर की भी यही होती है, यंग्स मॉडुलस की भी यही होती है, बल्क मॉडुलस की भी यही होती है, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की भी यही होती है। क्या होती है मैम? फोर्स बाय एरिया। यानी कि फोर्स की होती है, आपको ध्यान रखना है फोर्स का, ml t माइनस टू, और एनर्जी का भी ध्यान रखना है, ml 2 t माइनस टू, ठीक है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप निकाल रहे हो, ठीक है। बाय एरिया, एरिया L2। अब तो आंसर आ गया, देखो फटाफट से कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा? m l की पावर -1 t की पावर -2, कौन सा वाला करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 33rd क्वेश्चन, साउंड अबव व्हाट लेवल इन डेसिबल्स इज कंसीडर्ड हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन? हैजार्डस नॉइस पोल्यूशन, इनमें से कौन से डीबी की साउंड जो है वो हैजार्डस मानी जाती है, मतलब कि हार्मफुल मानी जाती है, ठीक है। तो WHO एसोसिएशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक लिमिट तय करी है इस नॉइस की, और वो लिमिट है 75 dB, ठीक है। तो 75 dB से अगर ऊपर की नॉइस चली जाती है तो वो लिमिटलेस हो जाती है, यानी कि वो हैजार्डस हो जाती है हमारे ह्यूमन ईयर के लिए, ठीक है। तो हार्मफुल कौन सी नॉइस हम इसमें मानेंगे? 80 dB, ओके। ये नॉइस में चली जाती है, इससे ये वाली हमारी इतनी ज्यादा साउंड की लाउडनेस हमारे लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव, आपको क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी न्यू 200 हर्ट्ज, वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा। तो कह रहे हैं स्पीड बता दो साउंड वेव की, फटाफट से बता दो स्पीड क्या आएगी। अगर आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद है तो आप तैयारी कर रहे हो, आपका फॉर्मूला पक्का पता होना चाहिए। अगर आपने पहले भी यहाँ पे क्लासेस लिया तो हमने भी काफी बार डिस्कस करा है। न्यू, लैम्डा और स्पीड, क्या रिलेशन होता है इसमें? नहीं भी याद तो इतना तो पक्का याद रहता है ना, स्पीड की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम होती है। स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस की जगह अब हम क्या लेके चलेंगे? लैम्डा, और टाइम 1 बाय टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो देखो रिलेशन आ गया, लैम्डा न्यू दोनों गिवन है, आपको क्या निकालना है? बस स्पीड, इतना सा काम करना है। तो देखो फटाफट से आंसर क्या आ रहा है, 2 × 200, आंसर आ गया हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर है आंसर नंबर ए, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35th, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट? लाइट का वेग कितना है, यानी कि प्रकाश का, इन अ डायमंड, डायमंड के अंदर, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.5, यानी कि आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, किसकी? डायमंड की। कितनी दे रखी है? 2.5 दे रखी है। निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ठीक है। डायमंड के अंदर क्या फॉर्मूला होता है?
म्यू, या कई बुक्स में आपके पास एन भी लिखा होता है, एक ही बात है। जब भी ये स्पीड ऑफ साउंड होती है ना, स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हमेशा अगर ये डायमंड है और डायमंड में आप स्पीड देखना चाह रहे हो तो वो कहाँ आएगी, वो नीचे आएगी, तो v तो आएगी नीचे। ऊपर क्या आता है फिर, ऊपर आता है c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम का या एयर का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 लेके चलते हैं और उसकी स्पीड ऊपर और इसकी स्पीड नीचे। देखो 3 × 10 की पावर 8, v हमारे को नहीं दे रखा, और आंसर क्या है इसका, म्यू का 2.5। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10 की पावर 8, 25 नीचे ऐसे, ठीक है। तो 30 है यहाँ और ये 25 है, तो 1 कुछ आना चाहिए आंसर। 25 की टेबल में 31 पे कुछ जाएगा और 10 की पावर 8 आना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1.2 × 10 की पावर 8 मीटर, सॉरी बिना किसी मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी किस में होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और इससे हमें पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस मीडियम में स्पीड की। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 दोबारा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन है, पर स्पीड से रिलेशन नहीं पूछा गया इसमें। तो किससे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है वेवलेंथ से। कैसे, क्योंकि ये कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल ग्रेटेस्ट किसके लिए है, ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए है, रेड लाइट के लिए, ग्रीन लाइट के लिए, वॉयलेट लाइट के लिए, या सारे कलर के लिए सेम टू सेम। नहीं, सेम टू सेम तो नहीं होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेंडिंग, और आपने देखा है कि प्रिज्म में से जब भी लाइट जाती है, क्या सारी लाइट सेम एंगल पे बेंड होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कैसे बेंड होती है, हमें पता है सबसे ज्यादा बेंड कौन सी होती है, वॉयलेट। सबसे कम धीरे धीरे से आ रही होती है आलसी लाइट, रेड लाइट, है ना। तो बेंडिंग सबसे ज्यादा किसकी, वॉयलेट लाइट की। तो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ से रिलेटेड होगा ये भी इनवर्सली। अभी आप पढ़ के आए थे स्पीड से इनवर्सली, अब मैं कह रही हूं कि वेवलेंथ से भी इनवर्सली। और वॉयलेट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका हुआ, वॉयलेट लाइट का, ठीक है। तो ध्यान रखना है वेवलेंथ से, वेवलेंथ रेड की होती है सबसे ज्यादा और विजिबल लाइट में, और वॉयलेट की होती है सबसे कम। आंसर इसका क्या आएगा, वॉयलेट लाइट। ध्यान रखना है, जिसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लाइट के लिए सबसे ज्यादा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक रेड कलर का पेपर है, उसे येलो लाइट में देखा जा रहा है, तो आप बता सकते हो वो कौन से कलर का नजर आएगा। अब कहोगे क्या सा क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान से सुनो। रेड लाइट का आपके पास पेपर है, ठीक है, उसे आप येलो लाइट में देख रहे हो, तो वो कौन से कलर का नजर आएगा। क्या वो रेड ही दिखना चाहिए, येलो है तो येलो लाइट में देख रहे हो, येलो दिखना चाहिए, व्हाइट दिखना चाहिए, या ब्लैक दिखना चाहिए। ये कलर फिजिक्स है। कई आपके पास आज भी यूपीएससी के आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, उसमें पूछ लेते रेड कलर रेड क्यों दिखता है, पानी गीला क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। तो कहते हैं क्यों, मतलब है तो है क्या। तो देखो रीजन होता है हर किसी के पीछे। आपको जब भी कोई रेड कलर नजर आता है तो रेड कलर इसलिए नजर आता है क्योंकि उस मटेरियल की ये प्रॉपर्टी है कि वो सारे के सारे कलर जो उस पे पड़ रहे हैं उसको तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। कौन से वाला कलर रिफ्लेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ रेड, इसलिए वो रेड दिखता है। अच्छा, फिर ब्लैक का क्या, वो कलर क्या, एक्चुअली में ब्लैक कलर ही नहीं है। ब्लैक कलर नहीं होके वो क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं ना, यानी कि कुछ भी नहीं, कलर ब्लैक। तो इसमें देखो क्या होगा, ये रेड कलर था, इसकी प्रॉपर्टी थी कि जितनी भी लाइट इस पे पड़ेगी वो सबको एब्जॉर्ब करके सिर्फ कौन सी जाने देगा, रेड कलर को जाने देगा। आपने इसे चारा ही नहीं दिया, आपने कौन सी वाली लाइट भेज दी, येलो। ये बनाई रेड है येलो, येलो लाइट आई रेड कलर के पास। इस येलो लाइट में तो रेड है ही नहीं, तो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही नहीं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सारी वाली बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपको ये क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा ब्लैक, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपने, ये थोड़ा बहुत कलर फिजिक्स का क्वेश्चन है आपके सीडीएस और एनडीए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑल्दो सीडीएस और एनडीए के पैटर्न कुछ अलग है क्वेश्चंस पूछने का, पर आप देखोगे पास्ट ईयर में एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हुए हैं, यानी कि सेम भी आए हैं और एक टाइम पे सेम आए हैं।
तो सीडीएस की जो मैराथन आएगी नेक्स्ट आप यूट्यूब चैनल पे लीड की, तो आप देखना मत भूलना, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और सीडीएस, ठीक है, सिलेबस सेम है क्योंकि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। इन चारों में से जो आपको ईएम वेव दिखा रखी है, एक्सरेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स, इसमें से किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है? पकना नहीं है भाई, बहुत देर होगी, आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट आपकी नॉलेज के लिए सारा का सारा कवर करवा रहे हैं। आप इसे पोज करके देखिए, आप आराम से देखिए और इसको समझिए अच्छे से। देखो फटाफट से मेरा निमोनिक याद कर लेते हैं, मेरा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और उससे हम पता लगाएंगे किसकी एनर्जी, किसकी फ्रीक्वेंसी और किसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई ऐसे याद रखना है, रैबिट मेट्स इन very unusual, expensive, gardens। तो देखो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, विजिबल, यूवी, एक्सरेज और गामा रेज। अब मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ ट्रेंड क्या होता है ताकि आपको ध्यान रहे। ट्रेंड ये होता है भाई कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इसकी, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी, वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसकी। एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, तो एनर्जी भी किसकी सबसे ज्यादा, इसकी, किसकी भाई, गामा रेज की। इतनी बात सबको माइंड में कैप्चर हो चुकी है, बिल्कुल हो जानी चाहिए, आपका पेपर है, आपको याद रखना है। तो अब बताना है कि किसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है। देखिए कौन से वाले की वेवलेंथ मैक्सिमम है, रेडियो वेव्स की, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, रेडियो वेव्स। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होती है इन सब में से तो क्या आता, तो गामा रेज। अगला, लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट possesses same kinetic energy. Which of the following statement will be true regarding their velocity? एक है भारी ऑब्जेक्ट, एक है हल्का ऑब्जेक्ट, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv², दोनों का क्या है, सेम। अगर ऐसा है तो कौन सी स्टेटमेंट उनकी वेलोसिटीज के लिए करेक्ट है, एक बार पढ़िए फटाफट से, देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। देखो लिख के देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ हैवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा होगी, दोनों की सेम होगी, हैवियर ऑब्जेक्ट की कम होगी, या दोनों की वेलोसिटी कंपेयर ही नहीं कर सकते। अभी देख लेते हैं भाई कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर, सेम है ना काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सेम है। और मैं लेके चल रही हूं कि मेरा हैवियर ऑब्जेक्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं फिर, m1 बाय m2 क्या बनेगा, m1 बाय m2 बनेगा v2 स्क्वायर बाय v1 स्क्वायर। कौन बड़ा है इनमें से, m1 बड़ा है मैम, तो किसकी वेलोसिटी बड़ी हुई, v2 की बड़ी हुई, है कि नहीं ऐसा। तो v2 कौन है, v2 तो लाइटर ऑब्जेक्ट है, तो लाइटर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई, ज्यादा। तो हैवियर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम है किसकी वेलोसिटी से, लाइटर ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। Okay, last question of today's session. I hope you like today's session और आपको ये हेल्प करा होगा। क्वेश्चन नंबर 40th, एक बॉडी है 20 kg की, वो कहां पर है, रेस्ट पे है। अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, किसी ने उसे धक्का लगाया और धक्का लगाने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 7 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि यू तो थी भाई 0, कौन से मास की, 20 kg की, इसके ऊपर क्या लगी, फोर्स लगी, फिर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, कितनी, 7 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन, आपके पास एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, कुछ नहीं कहती, कहती है कि जितना काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट को चेंज करने में काम गया है, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से निकाला जा सकता है, ठीक है। आपने किसी की स्पीड चेंज करी है, किसी को मोशन में लाया है, तो उस पे कितना काम कर रहा है, उस पे काम कर रहा है
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो निकाल दो फटाफट से। देखो ये तो इनिशियल वाली तो जीरो ही है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि U जीरो है ना। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, और फाइनली है, इनिशियल तो है ही नहीं, जीरो है। तो हाफ m, मास कितना है 20, फाइनल कितनी है 7 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा 490 जूल्स। ओके, तो फिजिक्स का सेशन यहां खत्म हो रहा है।